हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 इंस्पेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर्स पर लेक्चर चल रहे थे। आज मैं आपको स्क्वायरनेस एरर के विषय में बताऊंगा तथा इन्हें किस प्रकार से मापा जाता है, उनकी विधियों के विषय में बताऊंगा। जब स्क्वायरनेस एरर की बात होती है तब यहाँ पर दो समतलों के एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होने के विषय में जांच की जाती है। यदि दो सतहें आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वे सतहें किसी मानक वर्ग की सतहों के समानांतर हों। हम मानक वर्ग के रूप में ऑप्टिकल स्क्वायर या समकोण लेवल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसकी हमें स्क्वायरनेस एरर चेक करनी है, उसको एक 90 डिग्री फ्रेम या 90 डिग्री स्क्वायर के द्वारा चेक किया जा रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तथा 90 डिग्री फ्रेम के बीच कुछ गैप दिखाई दे रही है, जिसे थीटा के रूप में मापकर हम स्क्वायरनेस एरर को 90 डिग्री के अंतर के रूप में व्यक्त करते हैं। स्क्वायरनेस एरर जांचने के लिए हमें एक प्लेन सरफेस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक प्लेन सरफेस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट की सरफेस नंबर 2 की स्क्वायरनेस को इस ऑब्जेक्ट के नीचे की सरफेस के रेफरेंस में चेक किया जा रहा है। मेजरमेंट ऑफ स्क्वायरनेस ऑफ अ ब्लॉक। किसी ब्लॉक की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया गया है। इस विधि में बड़े ब्लॉक की सतहों की चौकोरपन ज्ञात की जाती है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस बड़े ब्लॉक की सतहें आपस में समानांतर हैं, आपस में स्क्वायर या 90 डिग्री पर हैं या नहीं। इसके लिए एक बड़े प्लेन बेस पर एक 90 डिग्री फ्रेम पर एक डायल गेज लगाया जाता है तथा इससे कुछ दूरी पर नीचे की ओर एक नाइफ एज होती है। अब जिस ऑब्जेक्ट की हमें स्क्वायरनेस चेक करनी है, उस ऑब्जेक्ट को इस बड़े प्लेन बेस पर रखा जाता है और इस पर रखकर इस स्क्वायर या 90 डिग्री फ्रेम के निचले नाइफ एज से टच कराया जाता है। नाइफ एज से टच कराने पर डायल गेज में कुछ विक्षेप आता है, क्योंकि नाइफ एज पर टच कराने पर इस डायल गेज के प्लंजर का स्टाइलस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ दूरी पर टच होता है, जिससे इस डायल गेज में विक्षेप आता है। अब डायल गेज को 0 पर सेट कर दिया जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को पलटकर दूसरी सतह यानी कि BC को नीचे के नाइफ एज पर टच कराया जाता है। नीचे के नाइफ एज पर टच कराने पर यदि डायल गेज में कोई विक्षेप नहीं प्राप्त होता, अर्थात डायल गेज की नीडल 0 पर ही बनी रहती है, तब यह ब्लॉक 90 डिग्री पर एक्यूरेट होता है। अब यदि इस डायल गेज में कुछ विक्षेप आता है तो यह विक्षेप उस ब्लॉक की स्क्वायरनेस एरर को बताता है। परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। यहाँ पर एक अक्ष दिखाया गया है। इस अक्ष से इस प्लेन की परपेंडिकुलरिटी को चेक करना है। यहाँ पर यह अक्ष लेथ मशीन का स्पिंडल का अक्ष हो सकता है या ड्रिल मशीन का स्पिंडल का अक्ष हो सकता है या इसी प्रकार की अन्य मशीनों का अक्ष हो सकता है। इस अक्ष के सापेक्ष इसके सामने स्थित प्लेन की परपेंडिकुलरिटी को चेक करना है। यहाँ पर इसकी उपयोगिता को आप समझ लें। यदि लेथ मशीन का स्पिंडल उसकी क्रॉस स्लाइड
के परपेंडिकुलर नहीं है तब इस लेथ मशीन के द्वारा फेसिंग एक्यूरेट नहीं प्राप्त होगी। जिस अक्ष का हमें परपेंडिकुलरिटी चेक करनी होती है उस अक्ष पर एक डायल गेज को 90 डिग्री पर इस प्रकार लगाया जाता है कि वह उस सतह को टच करे जिसका हमें परपेंडिकुलरिटी इस अक्ष के सापेक्ष चेक करनी है। इसको सेट करने के उपरांत इस डायल गेज को 180 डिग्री से घुमाया जाता है। अब यदि इसको घुमाने पर डायल गेज में कोई विक्षेप नहीं प्राप्त होता तब यह सतह इस अक्ष के सापेक्ष लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर होती है, परंतु यदि कोई विक्षेप प्राप्त होता है तो वह प्लेन इस अक्ष के लंबवत नहीं होता और इसको हम इस डायल गेज के विक्षेप से निकाल सकते हैं जो कि परपेंडिकुलरिटी एरर होती है। मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलरिटी बाय ऑटो कॉलीमेटर। ऑटो कॉलीमेटर के द्वारा दो सतहों की परपेंडिकुलरिटी को चेक करना। यह चेक करना कि दोनों सतहें सरफेस 1 व सरफेस 2 आपस में 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं या नहीं। इसके लिए हम ऑटो कॉलीमेटर को प्रयोग करते हैं। इस ऑटो कॉलीमेटर को इस वर्टिकल सतह सरफेस 2 से 0.75 से 1 मीटर की दूरी पर एक क्षैतिज बेस पर फिक्स करते हैं। इस ऑटो कॉलीमेटर के सामने एक ऑप्टिकल स्क्वायर रखा जाता है जो ऑटो कॉलीमेटर के द्वारा आने वाले प्रकाश को 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके रिफ्लेक्शन के सामने सरफेस नंबर 2 पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है और ऑटो कॉलीमेटर तथा ऑप्टिकल स्क्वायर के बीच हम क्रॉस वायर को सेट करते हैं। जब ऑटो कॉलीमेटर का प्रकाश इस क्रॉस वायर से होता हुआ ऑप्टिकल स्क्वायर से 90 डिग्री पर परावर्तित होकर इस रिफ्लेक्टर सरफेस जो कि सरफेस नंबर 2 पर लगी हुई है से वापस परावर्तित होकर ऑटो कॉलीमेटर में जाता है, तो ऑटो कॉलीमेटर में यदि हमें इस क्रॉस वायर का प्रतिबिंब इसी क्रॉस वायर के ऊपर संपाती होता हुआ दिखाई देता है तो इससे यह पता लगता है कि यह दोनों सरफेस 1 व सरफेस 2 आपस में 90 डिग्री पर लगी हुई हैं। अब यदि क्रॉस वायर तथा उसका प्रतिबिंब आपस में कुछ दूरी पर बनता है तो वह यह प्रदर्शित करता है कि ये दोनों सरफेस 1 और 2 90 डिग्री पर स्थित नहीं है, अर्थात उनमें परपेंडिकुलरिटी एरर है। इस परपेंडिकुलरिटी एरर को हम इस रिफ्लेक्टर सरफेस को सरफेस नंबर 2 पर आगे पीछे खसकाकर इस सरफेस के पूरे एरिया में ज्ञात कर सकते हैं, जिसे ऑटो कॉलीमेटर के द्वारा माप लिया जाता है। मेजरमेंट ऑफ स्क्वायरनेस बाय इंजीनियर्स स्क्वायर। यहाँ पर एक इंजीनियर्स स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है। इस ट्राई स्क्वायर में एक ब्लेड तथा एक स्टॉक होता है जो आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इस ब्लेड की इनर सरफेस तथा स्टॉक आपस में 90 डिग्री पर होने के कारण यदि किसी जॉब की परपेंडिकुलरिटी को चेक करना है तो उस जॉब को हम इस ट्राई स्क्वायर या इंजीनियर्स स्क्वायर के ब्लेड तथा स्टॉक के बीच में लगाते हैं और प्रकाश में देखने पर इनमें से यदि कोई प्रकाश ब्लेड में से कोई प्रकाश आता हुआ नहीं प्रतीत होता तो इससे यह पता लगता है कि इस ऑब्जेक्ट या वर्क पीस
कि दोनों सतहें आपस में 90 डिग्री पर स्थित हैं। अब यदि इसमें कोई प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे की ओर दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ झिरी दिखाई पड़ रही है जिसमें से प्रकाश आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस झिरी के बीच में हम फीलर गेज को डालकर देखते हैं। जो फीलर गेज इसमें ठीक से सेट हो जाता है, उस फीलर गेज की माप को BC के रूप में हम नोट कर लेते हैं और फीलर गेज से इस ऑब्जेक्ट के किनारे तक की दूरी को हम AB के रूप में नोट करते हैं। अब इस ट्राई एंगल में हम थीटा = tan इनवर्स BC/AB के द्वारा इसके स्क्वायरनेस की त्रुटि के कोण को ज्ञात कर लेते हैं।